जय हिंद साथियों। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में दोस्तों आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ध्वनि। हमारा टॉपिक क्या होगा दोस्तों? ध्वनि, या जिसको हम साउंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा सेक्शन है जहां से परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा जीएस में, साइंस से जब सवाल पूछे जाते हैं फिजिक्स से, तो ध्वनि से सवाल होते हैं। कुछ न कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका ध्वनि से संबंध होता है। जैसे आपने डेसिबल देखा होगा, कितने डेसिबल की ध्वनि अस्पताल के आसपास के एरिया के लिए आवश्यक है। सामान्य बातचीत कितने डेसिबल की होती है, या मानव के कर्ण की जो है, मानव के कान की क्षमता कितनी है। ये सारी चीजें, तो ये टॉपिक सवालों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जल्दी से, और प्रश्नों को देखने के बाद हम एक आइडिया बनाएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ सवाल देखते हैं इस टॉपिक से। चलिए, डेसिबल, यहां एक टर्म है डेसिबल। डेसिबल क्या होता है? ठीक है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब एक इकाई है। ठीक है, एक यूनिट है डेसिबल। दोस्तों पूछा जाएगा आपसे कि कैसी यूनिट है, इससे क्या मापा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस होगा और इसका सही जवाब आपको देना है। तो वो क्या होगा? वातावरण में ध्वनि, या ध्वनि ही होगा तो आप केवल ध्वनि लगा दीजिएगा। वातावरण में ध्वनि। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो मतलब हमें ये पता होगा, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए डेसिबल पूछेगा, इस तरह पूछेगा, फुसफुसाहट, साधारण बातचीत, मतलब सबका अलग अलग डेसिबल क्या है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 100 डेसिबल। ठीक है, 100 डेसिबल का शोर जो है, का शोर या की ध्वनि किसको दर्शाएगा? अभी आपको पता होना चाहिए, कुछ मानक बनाए गए हैं, कुछ ऐसे मानक हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि इतने डेसिबल सामान्य बातचीत का शोर है, कारखानों में जो है सामान्य इतने डेसिबल की ध्वनि प्रोड्यूस होती है। ये सब आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो 100 डेसिबल का शोर किसको दर्शाता है दोस्तों? यहां पर आपके सामने ऑप्शंस होंगे, आपके सामने ऑप्शंस होंगे 100 डेसिबल वाले। तो 100 डेसिबल वाला ऑप्शन है कि यंत्र कारखानों से। आंसर क्या होगा? जो फैक्ट्रीज होती हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि फैक्ट्रीज में बहुत सारा शोर होता है, वहां की आवाज सामान्य जगह की आवाज से ज्यादा होती है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? यंत्र कारखाने का शोर। ठीक है, तो इस तरह आप समझ जाएंगे कि 100 जो है डेसिबल किसको दर्शाता है। इसी तरह और भी डेसिबल है, एक मैंने एग्जांपल दिया। आइए एक दो सवाल और देख लेते हैं दोस्तों। अब जैसे पूछेगा दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, WHO है, ठीक है, के अनुसार एक नगर के लिए, के अनुसार एक नगर के लिए, मतलब एक सिटी के लिए सुरक्षित जो है ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर, ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है?
मतलब है पूछा है कि सिटी में, आपको पता है सिटी में शोर तो होता ही है, गांव में आप चले जाएंगे वहां शोर नहीं होगा, कम होगा। तो पूछ रहा है कि WHO ने क्या मानक बना के रखा है कि जो है एक सिटी के लिए, एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि कितनी होनी चाहिए। ये प्रश्न बनेगा दोस्तों, पूछा भी गया है। तो ये कितना है 45। आंसर क्या आएगा आपको इसका 45 डेसिबल, 45 डेसिबल, ठीक है 45 डेसिबल, इसको ऐसे भी लिखते हैं डेसिबल, ठीक है 45 डेसिबल। अब देखिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल कि जो है कौन सी ध्वनि, मतलब कौन सी ध्वनि की ऐसी सीमा है कि उसके ऊपर वो प्रदूषण की श्रेणी में आ जाती है। ये एक सवाल और देख लेते हैं कि कौन सी ध्वनि वो ऐसी है जो उसके ऊपर आने पे क्या होता है, वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषक बन जाती है, ठीक है। तो प्रश्न आएगा चाहे जिस तरह से आए, पूछा जाएगा किस स्तर से अधिक की ध्वनि, किस स्तर मतलब आप समझिए डेसिबल, हाँ क्या समझेंगे डेसिबल, किस स्तर की ध्वनि मतलब किस डेसिबल, ठीक है किस स्तर की ध्वनि, किस स्तर की ध्वनि से अधिक, ध्वनि से अधिक हानिकारक प्रदूषक की श्रेणी में आती है, ठीक है हानिकारक प्रदूषक की श्रेणी में आती है, मतलब ध्वनि का कौन सा स्तर ऐसा है, या कह लीजिए कितने डेसिबल से अधिक जो है जब ध्वनि हो जाए तो वो हानिकारक प्रदूषक में आ जाती है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा 80 डेसिबल। कितना होगा दोस्तों, लगभग 80 या 85 आप मान के चलिए, ठीक है 80 माना जाता है, 80 डेसिबल। तो अगर कहीं उत्तर में 80-85 आता है तो आप इसको सही मान सकते हैं, इससे ऊपर की ध्वनि हमारे लिए खतरनाक होती है, ठीक है। तो चलिए यही सब खेल है, ध्वनि वाले सेक्शन में इस तरह सवाल पूछा जाता है, और प्रश्नों को देख के आपको बहुत अच्छे से अंदाजा लग गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण है, इससे सवाल बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। तो ध्वनि क्या है दोस्तों, ध्वनि क्या है, ध्वनि एक ऊर्जा है जो सुनने की संवेदना प्रकट करती है। अगर हम कहें कि इसको परिभाषित किया जाए कि ध्वनि क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है जो श्रवण की संवेदना क्या करती है, पैदा करती है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है, ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण या सुनने की संवेदना पैदा करती है, जो सुनने की संवेदना पैदा करती है, ये एक ऊर्जा है, ठीक है। अब बात समझ गया, अब कुछ और बातें आप समझ लीजिए और ध्वनि के बारे में आपको आइडिया भी लगेगा और जरूरी भी है। ये कैसे गमन करती है ध्वनि, अभी आपने तरंग गति का टॉपिक पढ़ा है, तो ध्वनि क्या करती है दोस्तों, तरंगों के रूप में गमन करती है, तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि क्या होती है, ये वेव मोशन के रूप में मूवमेंट करती है, ठीक है बात समझ में आई। पैदा कैसे होती है, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, आइए देखते हैं।
ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपायमान वस्तुओं से या कंपन करने वाली वस्तुओं से। अब माध्यम किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। पदार्थ जिसमें से होकर ध्वनि गमन करती है, जिसमें से होकर ध्वनि गमन करती है, माध्यम कहलाता है। माध्यम कहलाता है मतलब वह पदार्थ जिसमें से होकर ध्वनि मूव करती है या गमन करती है, वो क्या कहलाता है? माध्यम। अब दोस्तों याद रखिए, ध्वनि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे बनता है। ध्वनि जो होती है, ध्वनि तरंगे, ये क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। हमने पढ़ा है कि ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यांत्रिक तरंगे होती हैं ये। ठीक है, तरंगों में आपने देखा था कि यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, दो प्रकार की तरंगे होती हैं। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं? वो यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब दोस्तों इनके संचरण के लिए, इनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम मतलब कोई भी माध्यम होना आवश्यक है। माध्यम मतलब द्रव, ठोस या गैस का होना आवश्यक है। मान लीजिए सवाल सीधा पूछ लिया, क्या ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम का होना आवश्यक है? तो हाँ, आवश्यक है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे जितनी होती हैं, जैसे प्रकाश हुआ, एक्स रेज, वाई रेज जो आपने पढ़ा, उनके गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ध्वनि जो कि यांत्रिक तरंग है, आपने देखा है कि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वो माध्यम चाहे द्रव हो, ठोस हो या गैस हो। ठीक है, क्लियर? चलिए, ध्वनि की परिभाषा हो गई और महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई, जिससे आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ध्वनि की चाल। क्या देखेंगे? ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। आइए देखते हैं। तो दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है चाल में, आपको क्या समझना है? ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है, जिसमें से होकर ध्वनि गमन करती है। मतलब किस पे निर्भर करती है? टोटल ध्वनि की चाल टोटल किस पे निर्भर कर रही है? नेचर ऑफ मीडियम, मतलब उस माध्यम का नेचर क्या है, उस माध्यम की प्रकृति क्या है, जिससे होके ध्वनि क्या होती है, गमन करती है या संचरण करती है। बात क्लियर हुई? जैसे वायु है तो वायु की प्रकृति क्या है, वाटर है तो वाटर की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या, कांच है तो उसकी क्या प्रकृति है, ये मतलब है कहने का। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में
भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग हो सकती है, एक जैसी चाल नहीं होगी। अगर उसकी प्रकृति पर निर्भर कर रही है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर कर रही है, इसका मतलब वह जल में अलग होगी, वायु में अलग होगी, कांच में अलग होगी, लोहे में अलग होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, गैसों में क्या होता है दोस्तों? ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, ठीक है। द्रवों में अपेक्षाकृत तीव्र गति से, ठीक है। और ठोसों में क्या होता है? और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। तीव्रतम मतलब यह हुआ कि जब अलग अलग माध्यम है तो ध्वनि की चाल अलग अलग है। और कैसे है? तो जल में गैस में सबसे कम होती है, गैस के अणु दूर दूर होते हैं दोस्तों। द्रव में क्या होती है? द्रव में गैस से अधिक होती है। और ठोसों में जो है ध्वनि की चाल इन तीनों माध्यमों में सबसे अधिक होती है, तीव्रतम होती है। ठीक है, क्लियर? यहां से अगर सवाल बनता है तो आप गलत नहीं करेंगे। सबसे अधिक चाल किस में होगी? किस माध्यम में? ठोस में होगी, उसके बाद द्रव में होगी और उसके बाद गैस में होगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दोस्तों देखिए, निर्वात में कितनी होगी? सबसे अधिक कि सबसे कम? तो दोस्तों निर्वात में क्या होता है? ध्वनि गमन नहीं कर सकती। निर्वात में ध्वनि, बिल्कुल गलत मत करिएगा कभी इससे प्रश्न आए तो। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ठीक है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती। अब देखिए, अगर मान लीजिए वायु में आपने देखा सबसे कम है, तो वायु में ध्वनि स्टील, वायु में ध्वनि की अपेक्षा स्टील में देख लेते कितने गुना अंतर होता है। वायु में ध्वनि की अपेक्षा ध्वनि की चाल, या ऐसे करिए, इसको ऐसे लिखते हैं, स्टील में ध्वनि की चाल वायु की अपेक्षा 15 गुना होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वायु में और स्टील में 15 गुना का अंतर है। वायु में सबसे कम, द्रव में उससे ज्यादा होगी। लेकिन अगर स्टील की बात करें, धातु की बात करें, धातु में स्टील की बात हो रही है, तो कितने गुना होती है दोस्तों? 15 गुना होती है। कितने गुना होती है? 15 गुना। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गई कि ठोस में सबसे ज्यादा होती है।
अब देखिए तापमान का ध्वनि की चाल पे क्या फर्क पड़ता है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इससे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है या इससे ध्वनि की चाल घट जाती है या बराबर रहती है, आपको ये पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड है। जैसे माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड थी ध्वनि की चाल, माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड थी, द्रव ठोस गैस में हमने देखा। यहां पर क्या है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कैसे डिपेंड है? जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है, ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है, ठीक है। मतलब तापमान बढ़ने के साथ साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है, ये क्लियर हुआ। टेम्परेचर असर डालता है, किस तरह? बढ़ने के साथ साथ ध्वनि की चाल बढ़ा देता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, इसका मतलब हुआ कि जो है ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ठीक है, अधिक होगी। मतलब गर्मी के दिनों में क्या होगा, अधिक होगी, और ठंडी के दिनों में क्या होगा, कम होगी। क्योंकि ये क्लियर है कि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, इसका मतलब ठंडी में ध्वनि की चाल कम होगी और गर्मी में ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। या तापमान अगर कम कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी, तापमान अधिक कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। क्लियर? चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों, आर्द्रता, आर्द्रता पर डिपेंड क्या है ध्वनि की चाल। क्या आर्द्रता बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी? यही सब सवाल दोस्तों पूछता है, यही सब सवाल पूछेगा कि तापमान बढ़ाने पे ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा। चार ऑप्शन दे देगा। आर्द्रता बढ़ाने पे या घटाने पे ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा, चार ऑप्शन दे देगा। अगर यहां आप अच्छे से इस चीज को समझ जाते हैं तो कभी गलती नहीं करेंगे। अब देखते हैं आर्द्रता की बात, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता का क्या फर्क पड़ता है, देख लेते हैं। ध्वनि की चाल वायु में आर्द्रता पर निर्भर करती है। आर्द्रता पर क्या करती है, निर्भर करती है। कैसे करती है, आइए देख लेते हैं। जैसे जैसे वायु में आर्द्रता बढ़ती है, ठीक है, आर्द्रता अगर वायु में बढ़ेगी तो उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। तो वायु में ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है, क्लियर है। मतलब अगर ह्यूमिडिटी है वायु में, ह्यूमिडिटी है, बढ़ रही है तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। मतलब एक शुष्क वायु की अपेक्षा आर्द्र वायु में वायु की चाल क्या, ध्वनि की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। कह सकते हैं, स्पष्ट है कि शुष्क
शुष्क वायु की अपेक्षा शुष्क वायु की अपेक्षा आर्द्र वायु में ध्वनि तीव्रता से गमन करती है। अब यहां पर आपको एक क्लियर करना है। तो ठंड का मौसम और बरसात का मौसम दोनों में फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। वायु में आर्द्रता अलग चीज है और वायु में ठंडापन होना अलग चीज है। मतलब ठंडी वायु अलग चीज है, आर्द्रता अलग चीज है। तो आप इसको ऐसे समझें, ठंडी से समझते हैं, ठंडी से चलते हैं लेके। ठंडी में ध्वनि की चाल कम होगी। गर्मी में अर्थात अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो ध्वनि की चाल अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी। अभी हमने देखा तापमान बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और इसके बाद जब वेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, बारिश का मौसम आता है, जब वायु में आर्द्रता पर्याप्त मात्रा में होती है। अगर वायु में अगर आर्द्रता बढ़ा दी जाए तो आर्द्रता बढ़ाने पे क्या होगा दोस्तों? आर्द्रता बढ़ाने पे भी ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, आर्द्रता बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। मतलब ठंडी में सबसे कम और गर्मी में उससे ज्यादा और बरसात में सबसे ज्यादा। मतलब ठंड वायु में कम, गर्म वायु में अधिक और आर्द्र वायु में सबसे अधिक। क्लियर? ये है ध्वनि की चाल, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? किस चीज का, किस जो है किस भौतिक परिस्थिति का या भौतिक वातावरण का, भौतिक तत्वों का ध्वनि की चाल पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ठीक है, आइए देख लेते हैं अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या है। यहां पर दोस्तों क्या माध्यम है और क्या है? ध्वनि की चाल। ठीक है, आइए अलग अलग माध्यमों में हम देखते हैं और इसका चार्ट जो लिखेंगे इसको नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको मिस मत करिएगा। शुष्क वायु, सबसे पहली है शुष्क वायु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितना है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल है शुष्क वायु पे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखिए शुष्क वायु, अब यहां टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो 344 मीटर प्रति सेकेंड, 344 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी ध्वनि की चाल। इसका मतलब क्या बताना है कि ध्वनि की चाल बढ़ गई। अगर 20 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ा तो ध्वनि की चाल में परिवर्तन आ गया, वो क्या हुई? बढ़ गई। तीसरी चीज हाइड्रोजन, पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल क्या होगी? 1284 मीटर प्रति सेकेंड। 1284 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितनी है ध्वनि की चाल? ठीक है, समुद्री जल में देखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में समुद्र में ध्वनि की चाल देखते हैं कितनी है? 1531 मीटर प्रति सेकेंड।
1531 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्लियर? 1531 मीटर प्रति सेकेंड। तांबे में देखते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं उसमें 2-3 धातुओं में देख लेते हैं। तांबे पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तांबे पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3750 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 20 डिग्री इसलिए लिया कि मतलब एक सामान्य तापमान है। ठीक है, अब यही एल्यूमिनियम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम में कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर? एल्यूमिनियम में 51 मीटर पर सेकेंड, 51 मीटर पर सेकेंड। और लोहा देख लेते हैं दोस्तों, लोहे में देख लेते हैं। लोहा अथवा स्टील देते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब एक सामान्य तापमान पे लोहा या स्टील में कितना है दोस्तों? 5130 मीटर प्रति सेकेंड। 5130 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्लियर? चलिए, बात समझ में आ गई। अब दोस्तों, ये महत्वपूर्ण माध्यमों में ध्वनि की चाल है। ठीक है, तो कुछ और माध्यम ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो कुछ और माध्यम देख लेंगे कि वहां पर ध्वनि की चाल कितना है। अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो जितने माध्यमों में पूछा गया है उसको सबको हम कवर कर लेते हैं। इस तरह देख लेते हैं। वायु में तो हमने देख लिया। सामान्य जल जो होता है दोस्तों, सामान्य जल, सामान्य जल जो होता है उसमें कितना होता है? 1493 मीटर पर सेकेंड। 1493 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कांच में भी महत्वपूर्ण है, कांच में भी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। तो कांच में कितना होगा? 5640 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना होगा दोस्तों? 5640 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एल्युमिनियम में हमने देख लिया। पारा में देख लेते हैं। पारा एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है, तो पारा में ध्वनि की चाल कितना होगी? 1450 मीटर प्रति सेकेंड। 1450 मीटर प्रति सेकेंड। पारा महत्वपूर्ण धातु है, परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है, इसलिए इन माध्यमों को भी देख ले रहे हैं। भाप में देख लेते हैं। भाप में, ठीक है, भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है जल बॉयल होने लगता है, तो भाप में कितनी है? 405 मीटर प्रति सेकेंड। भाप में ध्वनि की चाल कितना है? 405 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में देख लेते हैं। CO2 में, CO2 में दोस्तों कितना है? 260 मीटर प्रति सेकेंड। और एक चीज में और देख लेंगे, वो क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितना होगी दोस्तों? अल्कोहल कितना होगी? अल्कोहल में ध्वनि की चाल
1213 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 1213 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कुछ और माध्यम, हमने सारे माध्यम लगभग देख लिए हैं जो आपकी परीक्षा में कहीं से भी पूछे गए हैं और ज्यादा से ज्यादा इन माध्यमों में आपको पूछा जा सकता है। तो जो इनमें भी महत्वपूर्ण लगे आप उनको जरूर याद कर लीजिए। सामान्य जल वाला याद कर लीजिए, समुद्री जल याद कर लीजिए, कांच याद कर लीजिए, लोहा याद कर लीजिए, सबसे अधिक किसमें होती है, न्यूनतम किसमें होती है। ठीक है, इस तरह देख लीजिए आप जो है। तो वायु में, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल जरूर याद कर लीजिए, 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसलिए ये सवाल सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है, इसका एक चार्ट आप बना लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो न समझ में आए आप कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।